नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 3 नवंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लें। चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट साइबर क्राइम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट रिसेंटली कुछ लैंड रिलेटेड जो एक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट GST। चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान्स से बारे में, ठीक है। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली क्या किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एक प्लान है जो कि मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान। ऑलराइट, इसमें क्या किया जाएगा, जो मानसर लेक है आप इस मैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में इस वाले रीजन में मानसर लेक जो है वो सिचुएटेड है और इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। ऑलराइट, इससे क्या बेनिफिट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिज्म में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी सारे जाएंगे, कहाँ, मानसर लेक में। ऑलराइट, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये हर साल 20 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। और इसके साथ क्या होगा, जहाँ पर भी आपने देखा होगा जहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस होती हैं उसके आसपास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर लोग जाएंगे तो उन्हें ठहरने के लिए होटल वगैरह की सुविधा की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। खाने पीने की जो इंडस्ट्री होगी, फूड इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलप हो सकती है। ऑलराइट, तो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जनरेट होंगी। इस मैप में आपको और बेहतर तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे मानसर लेक, ये देखिए, ठीक है, इस वाले रीजन में आपकी मानसर लेक। ऑलराइट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मानसर लेक के बारे में। सबसे पहले तो ये जम्मू से 62 किलोमीटर्स की दूरी पर सिचुएटेड है। इसके बाद इट्स लेक हैविंग अ नेचुरल बॉर्डर ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड विथ हिल्स। ऑलराइट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस लेक के बारे में याद रखना है, सुरिनसार मानसर लेक जो है इट्स अ मानसर कन्वेंशन साइट। ऑलराइट, ये एक रामसर कन्वेंशन की साइट है। कब इसको रामसर कन्वेंशन का दर्जा मिला था, तो 2005 में। उम्मीद होगी कि आपको रामसर कन्वेंशन के बारे में पता होगा, हम पहले भी कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मानसर जो लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी इसको देखा जाता है। ऑलराइट, काफ़ी सारा इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं या फिर लैंड के जो नियम थे वहाँ पर उनमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, उससे रिलेटेड। तो क्या कंटेस्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया, किसके द्वारा ये अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा ये अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम देख लेते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कौन कौन से लॉज में चेंज किया गया है। तो दो आपके प्रोमिनेंट लॉज हैं जहां पर ये चेंजेस देखने को मिले, अमेंडमेंट किए गए हैं। पहला आपका एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970, इस एक्ट में चेंज किया गया है। उसके बाद दूसरा एक्ट है आपका जम्मू कश्मीर एंड लैंड रिवेन्यू एक्ट 1996, इसमें चेंजेस किए गए हैं। एक एक करके देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं जम्मू एंड कश्मीर लैंड रिवेन्यू एक्ट 1996 के बारे में। देखिए ये जो एक्ट है ये रिलेटेड है आपका एग्रीकल्चरल लैंड से, ठीक है। इस एग्रीकल्चरल लैंड से सारे के सारे लॉज जो हैं वो इसमें मेंशन थे। इसमें क्या बात की गई थी, इसमें ये बात की गई थी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। ये जो एक्ट है ये परमिशन देता है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स को, या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग हैं जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ये राइट होगा कि वो एक्वायर कर सकेंगे एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर। लेकिन अब रिसेंटली एक अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रोविजन में चेंज कर दिया गया है। यहाँ से जो परमानेंट रेसिडेंट वाला क्लॉज था उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किस देश के किसी भी भाग से यहाँ जाकर एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर सकता है। लेकिन अब क्या पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आप सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते और मॉर्टगेज में नहीं रख सकते। यानी कि आप इसको एक तरीके से समझें कि गिरवी नहीं रख सकते लैंड को, ठीक है।
किस पर्पज से? चेंज कराने के पर्पज से, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड परचेज की है तो आप सिर्फ एग्रीकल्चर ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकेंगे और कोई और प्रैक्टिस आप यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो चेंज कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला एक्ट जिसमें चेंजेस किए गए हैं वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं आपके लैंड्स पर, उनसे रिलेटेड है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन लैंड का क्या मतलब हुआ? जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स बनाना, ठीक ना, सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं आपकी, हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह का डेवलपमेंट करना, ठीक ना, रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना। इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, ठीक ना, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इस एक्ट में डील की जाती थी। क्या हुआ करता था पहले? अगेन इसमें भी सेम प्रोविजन था कि परमानेंट जो रेसिडेंट होंगे उन्हीं के पास ये पावर होगी, ठीक है ना, या उन्हीं के पास ये एक्टिविटी करने का यहां पर राइट होगा। ऑलराइट, अब क्या किया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहां पर क्या बनता है कि कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है या फिर एक सोसाइटी बनाई जाती है जो गरीब लोगों के लिए रहने को घर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब अगर कोई जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति है तो उसे भी इस सोसाइटी में जगह मिल सकती है, उसको घर मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चेंजेस किए गए हैं इस एक्ट के द्वारा, ये पॉइंट आपको याद रखना है यहां से, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है कि अब जो आर्मी ऑफिशियल्स होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प कमांडर्स, इस रैंक से नीचे के ऑफिशियल्स नहीं, इससे ऊपर के ऑफिशियल्स होने चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, वो एक सर्टेन एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर होने से क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो उस एरिया में ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सकेगी आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है ना। तो ये काम कौन कर सकता है? आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स कर सकते हैं ये काम। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज भी इस एक्ट में की गई है, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है या फिर इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस बॉडी के बारे में। तो देखिए, इस बॉडी में 12 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। उसमें से जो 4 डायरेक्टर्स होंगे वो आपके आएंगे प्राइवेट सेक्टर से, जिन्हें एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री और ट्रेड और फाइनेंस के मैटर्स में, ठीक है। ये जो कॉरपोरेशन होगी, इस कॉरपोरेशन के पास पावर होगी टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये एक्वायर कर सकेंगे आपकी लैंड वगैरह को, प्रॉपर्टीज को ये एक्वायर कर सकेंगी, ठीक है। उसी के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर वगैरह की पावर भी इनके पास होगी, इस कॉरपोरेशन के पास, ठीक है ना। मकसद क्या होगा इस कॉरपोरेशन का? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां से याद रखना है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे सकता है, इस बॉडी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता विदाउट गिविंग अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 months, यानी कि 2 महीने का प्रायर नोटिस आपको देना जरूरी है अगर आप इस कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई लीगल केस लड़ना चाहते हैं तो, या फिर कोई कंप्लेंट वगैरह इनके खिलाफ करना चाहते हैं तो। लेटर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट एंड नॉट लेटर देन 6 months ऑफ डेट ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है साइबर क्राइम्स से, ठीक है ना। साइबर क्राइम्स यानी कि ऑनलाइन जो सारे आपके क्राइम्स होते हैं ना, उन चीज़ों से रिलेटेड है। ऑनलाइन क्राइम्स यानी कि साइबर बुलिंग वगैरह की जाती है, किसी को गाली गलौज आप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट वगैरह कर दिए, ठीक है, किसी लड़की की फोटो पे जाके आपने भद्दी टिप्पणी वगैरह कर दी, ये सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। अभी तक क्या होना है कि इन चीज़ों के लिए क्या होता है कि कंप्लेंट्स तो रजिस्टर हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो पाती है। आप जाके कंप्लेंट कर देते हो, लेकिन उनके लिए फिर FIR होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और केसेस वगैरह को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी। तो आपकी एक बॉडी होती है, एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पोर्टल को आप खुद से चेक कीजिएगा, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा। इस पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो, जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नोट करा सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कंप्लेंट आप नोट कराते हो, इन कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई FIR फाइल नहीं होती है, ठीक ना, बहुत कम, ठीक है ना, बहुत कम FIR फाइल्स होती हैं कंप्लेंट के अगेंस्ट। तो रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने
क्या किया है कि गाइडलाइंस दी हैं और ऐसा बोला है कि सभी स्टेट्स को कि जो कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स पर, उन कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग आप FIR दर्ज करें। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या कंटेस्ट है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पोर्टल के बारे में कि ये क्या पोर्टल है। सबसे पहले तो ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट को आप एक बार चेक भी कीजिएगा। ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में। ऑलराइट, ये एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, यानी कि सिटीजन्स को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है इस प्रोसेस में। सिटीजन जो है अब अपने घर बैठे ही पोर्टल पे कंप्लेंट जाके नोट करा सकते हैं। इस पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स होंगी वो किन एरियाज पर फोकस करेंगी, कौन से एरियाज पे जो है प्रायोरिटी दी जाएगी? तो सबसे पहले तो जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली रिलेटेड विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑलराइट, चाइल्ड सेक्स अब्यूसेस मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है ना, रेप वगैरह या गैंग रेप वगैरह से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहे हो या फिर इस प्रकार का कोई कंटेंट को आप शेयर कर रहे हो तो उन चीज़ों से रिलेटेड कंप्लेंट इस पोर्टल पे हो सकती हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलराइट, इसके साथ ही साथ कुछ और आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जैसे कि स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है ना, गाली वगैरह देना किसी व्यक्ति को, इस प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स भी आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कर सकते हो। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है जिसे हम बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, इस कन्वेंशन में किस चीज़ से रिलेटेड सबसे पहले कन्वेंशन है? तो साइबर क्राइम से रिलेटेड ही कन्वेंशन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। ऑलराइट, किन की कन्वेंशन है? तो काउंसिल ऑफ यूरोप्स की। ऑलराइट, जो काउंसिल ऑफ यूरोप यानी कि जो कंट्रीज है उनकी ये कन्वेंशन है और इट्स अ सो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम्स। ठीक है ना, साइबर क्राइम्स पर इकलौती लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है ये। तो अगला पॉइंट यहां से ये आता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इस कन्वेंशन को कब लेके आया गया था? तो 2001 में आई थी। ठीक है ना, सिग्नेचर के लिए रख दी गई थी और ये फोर्स में आ गई थी 2004 में। इंडिया ने रिसेंटली ये सजेस्ट किया था कि रशिया के द्वारा एक इसी प्रकार का कन्वेंशन को लीड किया जाए, ठीक है, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो। ऑलराइट, ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है इसको बैक किया जाता है यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो यूएसए जो है थोड़ी सी अपनी मनमर्जी यहाँ पर चलाता है। ऑलराइट, तो इंडिया चाहता है कि रशिया के द्वारा भी किसी प्रकार का कन्वेंशन लेके आया जाए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सॉरी, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है जीएसटी से रिलेटेड। देखिए जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है सिटीजन से, उसका एक टाइप है जीएसटी। ऑलराइट, फिर क्या कंटेस्ट है जिसके कारण जीएसटी न्यूज़ में आया है? तो रिसेंटली फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने ये बात बताई है कि जीएसटी के द्वारा जो इस पीरियड में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है। ऑलराइट, कितना परसेंट? तो 10.25% हायर रहा है इस क्वार्टर का जीएसटी कलेक्शन। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम रीज़न देख लेते हैं कि क्या रीजंस हैं। देखिए बहुत बेसिक से रीज़न है। इससे पहले जो जीएसटी का कलेक्शन था वो बहुत कम था क्योंकि लॉकडाउन था। ऑलराइट, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। अब क्या हुआ है, दोबारा मार्केट ओपन हुआ है तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ा है। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि फेस्टिवल आ गए हैं। ठीक है ना, तो फेस्टिवल का जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी दशहरा है, अभी नवरात्रि है, दिवाली है, दशहरा के बाद दिवाली। ठीक है ना, तो ये जो फेस्टिवल सीजन है इसके कारण जो है डिमांड वगैरह बढ़ गई है। ठीक है, मार्केट वगैरह जो है वो ओपन हो रहे हैं और काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसी के साथ साथ रिसेंटली जो कंपनी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है ना, मार्च और अप्रैल के टाइम पर जो स्टॉक वगैरह उनका था वो काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो कुछ बिक्री नहीं हो पाई। अब क्या किया था कंपनीज़ ने, जैसे ही इकोनॉमी आपकी खुली तो काफ़ी सारी सेल वगैरह दी। ठीक है, तो उसके कारण भी काफ़ी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ी हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी के बारे में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है इसके बारे में हमने। ठीक है, यहाँ पर भी फिर मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवीजन के पर्पज से आपको बता देता हूँ कि क्या होता है जीएसटी। सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और किस प्रकार का ये इनडायरेक्ट टैक्स है? तो कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा कि किस प्रकार का
टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन पे लगने वाला है। ऑलराइट, कब इसको लेके आया गया था? तो इसको लेके आया गया था 1 जुलाई 2017 में। ऑलराइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर था? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, इसके अकॉर्डिंग जीएसटी को लेके आया गया था और एक काउंसिल भी बनाई गई थी जीएसटी काउंसिल के नाम से। ठीक है, जो भी आपके मेजर डिसीजन होंगे जीएसटी से रिलेटेड वो इसी काउंसिल के द्वारा लिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइएगा कि इसको चेयर कौन करता है। ठीक है ना, आपके लिए ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इसको चेयर कौन करता है। उसके बाद इसके मेंबर्स कौन होते हैं वो भी आप चेक कीजिएगा। ठीक है ना, जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। ऑलराइट, फिर जीएसटी को जो है वो 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम शॉर्ट में सीजीएसटी भी बोलते हैं। अगला है स्टेट जीएसटी या फिर एसजीएसटी, और थर्ड होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। क्या होता है ये, एक एक करके तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो होता है वो आपका लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर। ठीक है ना, इंट्रा स्टेट जब एक्टिविटीज होती हैं तब लगता है। इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट विद इन अ स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और यहीं पर उसकी बिक्री वगैरह हो रही है, तब वहां पे जो जीएसटी आपका लगेगा वो सेंट्रल जीएसटी होगा, जिसका एक शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और स्टेट जीएसटी लगेगा। ऑलराइट, अगला होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी कब अप्लाई होता है? जब 2 स्टेट के बीच में चीज़ों का जो है लेन देन हो रहा है या फिर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र से कोई चीज़ आपकी राजस्थान जा रही है, ठीक ना, तो यहाँ पर आपके ये जीएसटी तो लगेगा ही। ठीक है ना, सेंट्रल जीएसटी लगेगा, स्टेट जीएसटी, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगेगा। ठीक है ना, इंटर स्टेट जब भी सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की तब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये न्यूज़ में रहा था रिसेंटली। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है ना, या फिर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये असम में है। ऑलराइट, कब फॉर्म किया गया था इसको? तो इसको फॉर्म किया गया था 1908 में। किसकी रिकमेंडेशन पर इसको फॉर्म किया गया था? तो मैरी कर्जन की रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। ठीक है, ये जो है काफ़ी फेमस है आपके 1 हॉर्न राइनोस के लिए, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ ग्रेट 1 हॉर्न राइनो की जो पॉपुलेशन है वो इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। इट्स आल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, इट इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। ऑलराइट, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ऑलराइट, ये आपकी एजेंसी है जो बर्ड एरिया से रिलेटेड चीज़ों पे काम करती है, उसके द्वारा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं? तो राइनो हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, 1 हॉर्न राइनोसोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, फिर एलिफेंट्स हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, एशियाटिक वाटर बफेलोज हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। ऑलराइट, ये जो है 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं आपको इसके आसपास, काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लो, मोरा दिफ्लो एंड मोरा धनसरी। ठीक है, हम नॉर्मली इसको धनसरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क, ठीक है ना, यह है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है ना, यहाँ पर है आपका सेंटर के में काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मैप पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, काफ़ी सारी साइट जो है आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर है आपकी दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये। ठीक है, तो ये एक बार मैप पर नज़र मार लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए और दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक भी कर दें वीडियो को, ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस